नमस्कार, मैं प्रियंका पांडे और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल सेगमेंट चुनावी मौसम। हमारे बीच मौजूद है मध्य प्रदेश राजनीति की एक ऐसी बेमिसाल शख्सियत जो अपने आप में किसी परिचय की मोहताज नहीं है। मध्य प्रदेश के का मानस बहुत अच्छी तरीके से उनसे परिचित है। हमारे साथ चर्चाओं की श्रृंखला में जुड़ी हैं देवास की नगर माता, राजमाता, जी हाँ, गायत्री राजे पवार। हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। आपको बता दें कि दशकों से पवार साम्राज्य का है यहाँ एकाधिकार रहा है, जनता के हृदय में वास करती हैं गायत्री राजे पवार। शायद यही कारण है कि पिछली चुनावी जीत जो थी वो ऐतिहासिक रही और 31,000 लगभग मतों से इन्होंने विजय श्री को प्राप्त किया था। आखिरकार क्या है गायत्री राजे पवार के जीवन से जुड़ी हुई छोटी मोटी घटनाएं जानने के लिए इनसे जुड़ रहे हैं। गायत्री राजे पवार जी, पहले तो चूंकि महाराजा यहाँ के कर्ता धर्ता रहे और सन 2015 में अनायास जब उनका निधन हुआ, ब्रह्मलीन हुए वो, तो आप गृहिणी थी, घर का कामकाज संभालती थी, परिवार संभालती थी और समय के चलते जो है आपको राजनीति में कदम रखना पड़ा। तो कितना संघर्षपूर्ण रहा आपके लिए सफर? संघर्ष तो प्रियंका जी मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैं जिंदगी को संघर्ष के रूप में नहीं मानती हूँ। चुनौतियां आती हैं जी, और समय समय पे हमें उन्हें फेस करना पड़ता है। हमारे पास चॉइस होती है, या तो हम उसे फेस करें या उसे ना करें। जी, तो हर मोड़ पे चॉइस आती है, आप ये लेफ्ट टर्न करें या राइट टर्न करें। जी, अब मैं चूज करती गई और आज आपके सामने बैठी हूँ। ये भारत की नारी का अपना स्वावलंबन है कि परिस्थितियां चाहे लाख कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, समय चाहे कितना ही विकट क्यों ना हो, हमारे देश की जो महिलाएं हैं उन्होंने समय समय पर अपने कीर्तिमान स्थापित किए और अपनी कर्म पताका से देश में जो है अपना लोहा मनवाया है। गायत्री जी, कैसे देखती हैं देवास की राजनीति के लिए? यहाँ कैंडिडेट मायने नहीं रखता, पार्टी मायने नहीं रखती, यहाँ तो केवल गायत्री राजे पवार ही मायने रखती हैं और जिस दिन भी टिकट की घोषणा होती है केवल ये कयास लगाए जाते हैं कि आखिरकार इस बार की चुनावी जीत जो है वो किस इतिहास को कायम करेगी या क्या नए कीर्तिमान स्थापित कर सकती है? देखिए, मैं इतना ही बोलूंगी, ये मेरे परिवार की पुण्याई है। कहीं ना कहीं मेरा परिवार देवास में 250 साल से ज्यादा यहाँ पे रहते हुए हो गए हैं और इतने टाइम में तो हम पूरे एरिया को, पूरे मोहल्ले को, पूरे शहर को जानने पहचानने लगते हैं। और मेरे को भी यही हुआ है। मैं भी 35 साल से देवास में रहती हूँ और लोगों के साथ रहना, उनके सुख दुख में काम आना, उनके कामों को अगर करते हैं और उनकी जिंदगी हम बेहतर बना सकते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोगों के दिलों में जगह बना ही लेते हैं। गायत्री जी, आप राजघराने से चूंकि आती हैं और आम जनता से आपस में सामंजस्य बनाए रखने के लिए या एक सेतु के लिए क्या करती हैं ताकि जनता ज्यादा से ज्यादा जो है अपनी विधायक से, नगर माता से, राजमाता से मिल पाए? प्रियंका जी, आप ये जो शब्द वापर रही हैं, दरबार और राजघराना और ये सब एक मिथ्या ही है। आज के फ्री इंडिया में मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैं एक राज परिवार में ब्याह के आई। पर जब से राज्य एक स्वतंत्र भारत में विलीन हुए हैं तब से सभी एक जैसे रहते हैं। मेरा परिवार और मेरे पड़ोसी का परिवार में कोई अंतर नहीं है। और आप अपने आप को इस फ्री इंडिया में, इस स्वतंत्र हिंदुस्तान अपने आप को कैसे ढालते हैं वो मायने रखता है। और मैं भी हर गृहिणी की तरह, हर माँ की तरह, हर बेटी बहन की तरह अपने घर में रहती हूँ और कोई दरबार नहीं लगता है, किसी के यहाँ दरबार नहीं लगता है। आज तो अगर आप एमएलए हैं, आपको चुनाव की अग्नि परीक्षा से पास होना पड़ता है। तो जब आप इस अग्नि परीक्षा से पास होती हैं तभी जाके आप एक विधायक बनते हैं या फिर सांसद बनते हैं। तो जब इस अग्नि परीक्षा को पार करना पड़ता है, एक स्वतंत्र भारत के नियमानुसार हम इसको फॉलो करते हैं और उसके बाद कोई दरबार नहीं लगता है। इंस्टेड हमें जनता के दरबार में जाना पड़ता है, जनता तक पहुंचना पड़ता है, उनके सुख दुख
के में साझा होना पड़ता है, उनकी जिंदगी बेहतर बनानी पड़ती है, और जिस क्षेत्र को हम रिप्रेजेंट करते हैं उस क्षेत्र में विकास करना या उस क्षेत्र के जीवन स्तर को बेहतर बनाना, यही हमारे लिए रोज की चैलेंज होती है। जनता के लिए कितना समय देती है गायत्री जी, जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा आपसे जुड़े? क्योंकि हर व्यक्ति के घर पर हम निरंतर नहीं जा सकते, हर गली मोहल्ले में एक विधायक रोज नहीं जा सकता, पर जनता सीधे आपसे जुड़ सके, इसके लिए क्या कोई माध्यम आपने बना रखा है कि जिससे? हर समस्या का समाधान तो किसी के पास नहीं होता जी, तो मेरे पास भी नहीं होता है, पर हाँ कोशिश रहती है कि हर व्यक्ति जो मेरे पास समस्या लेके आता है उसको मैं मदद कर सकूं। कहीं ना कहीं इस कोशिश में ही मैं आगे बढ़ती रहती हूँ, और उससे ज्यादा लोगों को मिलना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना, यही एक लक्ष्य रहता है जी। मध्य प्रदेश की राजनीति में आपको बता दें कि कुछ चुनिंदा महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने अपने कीर्तिमान से, अपनी कर्म पताका से जो है मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में कीर्तिमान स्थापित किए हैं। चाहे बात करें गायत्री राजे पंवार की, चाहे बात करें मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ की, चाहे बात करें उषा ठाकुर की, ऐसी कुछ महिलाएं हैं जिन्होंने अपने काम करने के ढंग से, अपने धाकड़ रवैये से समाज में एक अपनी पहचान बनाई है। महिला सशक्तिकरण के लिए गायत्री जी क्या सोचती हैं आप, चूंकि आप स्वयं एक महिला हैं? देखिए, महिला सशक्तिकरण के लिए मैं मानती हूँ सबसे पहले हमें हमारी बेटियों को पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, उन्हें वही चॉइसेस देने हैं जो एक आप अपने बेटे को देते हैं, और उसके बाद उनकी सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाना बहुत जरूरी है। मेरे एरिया में महिला सुरक्षा के लिए 0 टॉलरेंस है। देवास में मैं 0 टॉलरेंस रखती हूँ महिला सुरक्षा के लिए, और उसी के साथ मैं चाहती हूँ कि जो अनंत योजनाएं हमारी पार्टी महिलाओं के लिए चलाती है उसका ज्यादा से ज्यादा महिलाएं फायदा उठाएं, चाहे वो लाडली लक्ष्मी हो बेटी पैदा होते से। एक बहुत ही सुंदर योजना है लाडली लक्ष्मी, बेटी के पैदा होते से उसको लक्ष्मी बना देना। ये योजना ने लोगों के विचारधारा बदली है। एक माँ पहले बेटी पैदा होते से माँ का मुंह उतर जाता था, बिल्कुल ठीक, माँ के चेहरे पे उदासी दिखती थी। आज वो विचारधारा बदलने का काम हमने भारतीय जनता पार्टी ने किया है, बेटी को लक्ष्मी बनाकर, कि ये किसी पे बोझ नहीं है, किसी पे भार नहीं है, ये एक लक्ष्मी के रूप में आपके घर आई है। इसी तरह बहनों को लाडली बहना देकर, कन्यादान योजना देकर, मातृवंदन योजना देकर, उज्ज्वला योजना देकर महिलाओं की जिंदगी बेहतर बनाई है। चूल्हे पे खाना बनाती थी, आंखें फेफड़े खराब हो जाते थे तो उनको फ्री गैस कनेक्शंस मोदी जी ने दिए हैं। ऐसी उनकी छोटी छोटी चीजों के लिए, एक बहुत ही छोटी चीज है, गांव में गरीब घरों में शौचालय नहीं हुआ करते थे, तो महिलाओं को कितनी दिक्कत फेस करनी पड़ती थी, ये कभी किसी ने नहीं सोचा। मोदी जी ने सोचा और फ्री शौचालय हर घर में देने का काम किया हमने, और महिलाओं को उससे जो सम्मान मिला है, जो राहत मिली है, अतुलनीय है। ऐसी छोटी छोटी चीजें हमने महिलाओं के लिए की हैं, और उससे महिलाओं का आत्मबल बढ़ा है, महिलाओं को एक कॉन्फिडेंस आया है कि हाँ हम भी आगे बढ़ सकते हैं, हमारे लिए भी सहारे के तौर पे कोई खड़ा है। और इसी तरह से हमने उनकी विचारधारा में परिवर्तन करके, एक समय था जब मैंने देखा था कि पंडालों में जब हम जाते थे चुनावी सभा में, महिलाएं हमें दिखती नहीं थी, पर आज 50% महिलाएं वहां पे बैठी होती हैं। ये भारतीय जनता पार्टी 33% आरक्षण भी भारतीय जनता पार्टी 33% आरक्षण तो दिया हमने, पर महिलाएं अब कम से कम 50 से 70% बाहर निकलने लग गई हैं। तो वो एक बहुत बड़ी बात है कि महिलाएं निकलें, और फिर उसके बाद माननीय मोदी जी ने 33% आरक्षण देके महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म दिया है कि आइए अपनी काबिलियत दिखाइए। देवास के लिए क्या सपना देखती है? क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि विकास एक ऐसी व्यवस्था है जो निरंतर अनावरत चलती रहती, सतत चलती रहती, और विकास का कोई पैमाना नहीं होता है, और विकास कभी रुकता भी नहीं है। चेहरे बदलते रहते हैं, कैलेंडर बदलते रहते हैं, मौसम बदलते रहते हैं, सरकारें आती जाती रहती हैं, पर विकास एक ऐसी व्यवस्था है जो निरंतर चलती रहती है। सपनों के देवास के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, देवास अपने आप में एक बहुत ही कल्चरली रिच, रिलीजियस कल्चर, टूरिज्म बहुत ही रिच रहा है। इसके चरित्र को बरकरार रखते हुए इसे विकसित करना मेरा लक्ष्य है।
मैं नहीं चाहती हूँ कि ये इंदौर में विलीन हो जाए या उज्जैन इंदौर के बीच में दब कर रह जाए। मैं चाहती हूँ देवास अपने चरित्र के साथ बुलंद रहे और विकसित रहे, एक मॉडर्न प्रोग्रेसिव सिटी बनकर उभरे, और उसी के लिए मैं काम करती हूँ। देवास के औद्योगिक क्षेत्रों में गिना जाता है देवास को मध्य प्रदेश के। देवास के ही मूल नागरिक का पहला अधिकार हो या देवास के लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले ताकि उनके घर का चूल्हा जो है वो निरंतर जलता रहे। और मैं चाहती हूँ कि अगर कोई इंडस्ट्री खुलती है या कोई उद्योग यहाँ पर स्थापित होता है तो प्राथमिकता देवास के लिए, देवास के नागरिकों को देनी चाहिए, क्योंकि ये खुल देवास के बेहतर के लिए रहा है। तो ये मैं बिल्कुल चाहूंगी और इसी के लिए प्रयासरत रहूंगी। मैं गायत्री जी, नशे की वजह से देवास में लगातार जो है आपराधिक गतिविधियों में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसा माना जाता है कि शायद ऐसा कोई नशा बचा नहीं है जो देवास से अन्य शहरों में जाता ना हो, जो यहाँ इजी अवेलेबल ना हो। नशा, इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ये इसके में पूरे प्रयास मेरे रहते हैं जी। मैंने यहाँ तक बोला हुआ है, मुझे किसी ने बताया कि यहाँ तक कि नशे का कारोबार में कहीं ना कहीं पदाधिकारियों के या विधायक के फोटो लगाकर लोग नशा का कारोबार करते हैं ताकि पुलिस उन तक नहीं पहुंच पाए। मैंने पुलिस को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि ऐसी कहीं जगह मिलती है तो 4 डंडे मेरी तरफ से ज्यादा लगाइए वहां पे, क्योंकि ये एग्जाम्पल सेट करना जरूरी है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से इस छत्र छाया में, किसी की भी छत्र छाया में नहीं पनपेगा। एक ब्रिज यहाँ का बहुत चर्चित है जिसे पहले भोपाल रोड से इंदिरा प्रतिमा तक बनाना था, फिर उसको डाइवर्ट किया। तो कांग्रेस का ऐसा आरोप रहा हमेशा कि वो आपने नीतिगत तौर पर उसमें चेंजेस करवाए और उस ब्रिज को एक नया रूप दिया। क्या जवाब देना चाहेंगी इन आरोपों पर? देखिए, कांग्रेस कार्यकाल में उसको भोपाल चौराहे से आगे तक इंदिरा गांधी चौराहे तक कर दिया था, और जब भाजपा कार्यकाल आया, मैंने जब अधिकारियों के साथ बैठक ली तो देखा कोई भी सर्वे नहीं हुआ था जिसके आधार पे वो ब्रिज वहाँ प्लेस किया गया था। न तो ट्रैफिक सर्वे था, न टेक्निकल सर्वे था, और भी बहुत प्रकार के सर्वे होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि ओवरब्रिज सिटी में कहाँ से कहाँ तक ज़रूरी है या उसकी मांग कहाँ है सबसे ज़्यादा, उसकी रिक्वायरमेंट कहाँ है। वो कोई सर्वेज नहीं हुए थे। तो हमने सबसे पहले उस टाइम के कलेक्टर्स के आदेश के अनुसार हमने ये सर्वेज किए। जब सर्वे के रिपोर्ट आए, 85% ट्रैफिक जो मक्सी से आ रहा था या भोपाल से आ रहा था वो बाईपास से इंदौर जा रहा था, तो भोपाल चौराहे से अंदर वो घुसता ही नहीं। तो वो ओवरब्रिज जो विदाउट एनी आर्म की कोई भी भुजा उसकी शहर में नहीं उतर रही थी, एक भोपाल चौराहे से ब्रिज, ओवरब्रिज सीधा इंदिरा गांधी स्टैचू तक जाता और फिर इंदौर निकल जाता, केवल शायद 15% लोग यूज कर पाते। तो उसकी रिक्वायरमेंट वहां नहीं थी। उसकी रिक्वायरमेंट जब सर्वे किया गया तो पाई गई विकास नगर और केला देवी चौराहे पे, जहां सबसे ज्यादा ट्रैफिक का दबाव था। और सिटी के अंदर के लोग जब इंदौर जाना चाहते हैं, जो इंदौर जाना चाहते हैं, उस ब्रिज का उपयोग सबसे ज्यादा करते हैं। कहीं ना कहीं जनता की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए और सर्वे के आधार पे उसको ये शिफ्ट किया गया। ये कोई मेरी मर्जी नहीं थी कि मैंने उठा के यहाँ से वहां रख दिया। तो वो लोगों के रिक्वायरमेंट और सर्वे के आधार पे वो शिफ्ट किया गया। गायत्री जी, पूर्व में जो नगर निगम के चुनाव हुए थे, हम देखते हैं कि पार्टी की बात की जाए या विधायक की बात की जाए तो 100% प्रत्याशी बोला जाए या 100% कार्यकर्ताओं को कोई भी नेता कभी संतुष्ट नहीं कर पाता है। वाजिब है, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आपके 100% लोगों के टिकट चुनाव में नहीं हुए होंगे, मनमुटाव भी हुआ होगा, प्रत्याशी निर्दलीय भी खड़े हुए, कहीं ना कहीं आपस में बोला जा सकता है कि नाराजगी भी जाहिर की होगी। आपको लगता है कि वो नाराजगी, वो मनमुटाव जो है वर्तमान विधानसभा चुनाव पर कहीं फर्क डालते होंगे, या आपको लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, पारिवारिक मुद्दा है और आपने बैठकर जो है अपने परिवारजनों को मना लिया होगा, चुनाव बहुत अच्छे से बीतेगा? ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ कार्यकर्ताओं को मालूम है, यहाँ अधिकार है टिकट मांगने का सबको, पर जब टिकट तय हो जाता है
तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है और आगे बढ़ता है। इंसान है, कभी थोड़ा सा असंतुष्ट भी होते होंगे कुछ लोग, किसी को निराशा होती है, तो उसको बैठ के आपस में निपटाना पड़ता है, बात करके समझाना पड़ता है, क्योंकि वो टिकट मिलना ही केवल एक ध्येय नहीं होता है कि केवल एक माइलस्टोन नहीं है, आगे बहुत मौके आते हैं और पार्टी में चल के, सरकार में चल के इन मौकों को सभी को ऑफर किया जाता है, तो वो बात वहीं की वहीं छूट जाती है, लोग आगे बढ़ जाते हैं। गायत्री जी, राजनीति में वंशवाद को कैसे देखती हैं? हर व्यक्ति सोचता है कि आज मैं हूँ, मेरे बाद मेरा बेटा होना चाहिए, मेरी बहू होनी चाहिए। आप जितना गहरी सोच रखती हैं और महिला सशक्तिकरण के लिए जितना आप सोचती हैं, राजनीति में बढ़ते वंशवाद के लिए क्या कहना चाहेंगे? दोनों ही दलों के लिए, जिस दल से आप आती हैं उसमें भी और कांग्रेस पार्टी के लिए भी, मैं मानती हूँ कि काबिलियत के बेसिस पे आगे बढ़ना चाहिए जी। अगर परिवार के 2 लोग हैं या 4 लोग हैं और वो काबिल हैं तो उन्हें जरूर मौका देना चाहिए, उन्हें अपनी काबिलियत प्रूव करने का मौका दीजिए। मौके में अगर वो खरे उतरते हैं और काबिल हैं तो जरूर मौका मिलना चाहिए। हाँ, मैं इसके खिलाफ हूँ क्योंकि किसी का बेटा है और काबिल नहीं है पर तभी भी उसको आगे बढ़ाया जाए, तो वो गलत है। तो एक बहुत थिन लाइन है, इसे समझना पड़ेगी और इसको फॉलो, एक ब्लंटली इसको हम फॉलो नहीं कर सकते हैं, इसको बहुत बारीकी से देखकर और इसको दोनों चीजों को अलग करना। उज्जैन को हम देखते हैं तो उज्जैन को बहुत संवार दिया है माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने और महाकाल लोक की स्थापना की। यही कारण है कि वहां ज्यादा से ज्यादा संख्या में देश भर से लोग, अब तो विदेशों से भी लोग आने लगे हैं, पहले भी आते थे पर अब देखने के लिए आते हैं महाकाल लोक को। क्या ऐसा कोई सपना आपने संजोया है अपने जहन में? देवास टेकरी के लिए तपोभूमि है, माँ चामुंडा की नगरी है और काफी चमत्कार देखे हैं पूरे देश ने चामुंडा नगरी के, तो क्या आपने अपने जहन में कोई सपना ऐसा बिल्कुल देखा है और मेरे आने वाले घोषणा पत्र में भी है मेरा कि माँ चामुंडा और माँ तुलजा भवानी के चरणों में हम समर्पित करेंगे एक छोटा ही सही पर एक बहुत सुंदर देवी लोक हम बनाना चाहते हैं जो अगले 5 साल में हमारी सरकार क्योंकि गायत्री जिससे रोजगार भी बढ़ेगा, दुकानें डेवलप होती हैं तो टूरिज्म बढ़ता है, रोजगार बढ़ता है, सिटी का एक फेसलिफ्ट होता है। हमारा जो दर्शनार्थियों का अभी नवरात्र चल रही है, आप देखेंगे लाखों की तादाद में दर्शनार्थी बाहर से दूर दूर से आ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी सहूलियत होती है। उनकी व्यवस्थाओं के स्वरूप हम भगवती सराय को डेवलप कर रहे हैं, तो दर्शनार्थियों की व्यवस्था के लिए हम काफी कुछ प्लान कर रहे हैं। गायत्री जी, भाजपा की जितनी भी योजनाएं होती हैं उसका सभी जाति, सभी वर्ग, सभी संप्रदाय के लोगों को इक्वली बेनिफिट होता है, पर हम देखते हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय के जो साथी होते हैं योजनाओं का भरपूर लाभ उठाते हैं, चाहे वो लाडली बहना योजना हो, लाडली लक्ष्मी योजना हो, उज्ज्वला योजना, जो तमाम योजनाएं जो सरकार द्वारा चलाई जाती हैं सक्सेसफुली। पर जब हम वोटिंग परसेंटेज देखते हैं, जब हम चुनाव के परिणाम देखते हैं, जब हम खुलती मतपेटियां देखते हैं, तो हम ये पाते हैं कि इतना कुछ करने के बावजूद, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए इतना कुछ सोचने के बावजूद जो है, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए या 18-19 वर्षों से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, उसमें भी अल्पसंख्यकों को साथ में लेकर के चलने के लिए तमाम प्रयास तो किए गए, पर आज भी शायद मानस के हृदय में या अल्पसंख्यक भाई बहनों के हृदय में भारतीय जनता पार्टी वो विश्वास, वो भरोसा कायम करने में कहीं ना कहीं नाकामयाब रही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी कोशिश करती है कि सभी जाति समुदायों को साथ में लेके चले। आपने जैसे बोला, हम जो योजनाओं के फॉर्म होते हैं उसमें कोई भी कॉलम नहीं होता जिसमें आपको जाति या संप्रदाय मेंशन करना पड़ता है, मायने रखता है केवल, और वो देख के कोई भी योजना किसी को आवंटित नहीं की जाती है, चाहे वो आवास हो, चाहे वो लाडली बहना हो, लाडली लक्ष्मी हो, कोई भी योजना धर्म और जाति के बेसिस पे नहीं दी जाती। इससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी मैं नहीं मानती और कुछ कर सकते हैं। आवाज दे दिया, दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, दिल खोल के भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है और सभी बहनों के लिए दे रही है। कभी इसमें कभी भेदभाव नहीं किया है,
देखिए, हम हमारी तरफ से कोशिश कर सकते हैं और वो हम कर रहे हैं। कांग्रेस कोई चुनौती लगती है आप, क्या किसी प्रकार की एंटी इनकम्बेंसी आपको महसूस होती है? मतलब देवास ही नहीं, देवास के आसपास के क्षेत्रों में भी आपका नेटवर्क चूंकि बहुत अच्छा है, तो सोर्सेज से आपको जानकारी तो पहुंचती होगी, क्योंकि कांग्रेस ऐसा बोल रही है कि अब वास्तव में अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि कांग्रेस आने वाली है, जनता का जो साथ है वो कांग्रेस के साथ है। तो क्या आपको भी ऐसा कुछ महसूस हो रहा है कि कांग्रेस आ रही है? एंटी इनकम्बेंसी उन लोगों के लिए एक होप है जी। एंटी इनकम्बेंसी आम आदमी नहीं जानता है। एंटी इनकम्बेंसी इस चुनाव में कोई मायने नहीं रखेगी, ये मैं आपको वादा करती हूँ। जो विकास किया है, जो काम हमने किए हैं, वो जनता देख रही है, जनता उसे पहचान रही है, परख रही है, और जनता उसको देखकर आशीर्वाद देगी। इनके खोखले वादे और हमारा किया हुआ काम दोनों दिख रहे हैं। गायत्री जी, पेंडेमिक के दौर को कैसे देखती हैं? प्राकृतिक आपदा का दौर था 2020, हम देखते हैं 21 जो है 22 है, कोरोना काल का समय रहा। एक ऐसी बीमारी, एक ऐसी भयावह परिस्थिति जिसके बारे में आप और हम बिल्कुल जानते नहीं थे। एक ऐसा छद्म शत्रु, एक ऐसा छिपा हुआ शत्रु जिसे हम पहचानते नहीं थे, पर हमें लड़ना था। और केवल आपको अपना परिवार ही नहीं, देवास के सैकड़ों हजारों लोगों को आपको संभालना था। तकरीबन 3 लाख मतदाता हैं यहाँ के, और अगर मतदाता ना भी जोड़े तकरीबन 10 लाख 12 लाख की आबादी वाला आपका देवास शहर है। तो क्या उस समय डर का ऐसा माहौल आपने भी महसूस किया, और जनता को साधे रखने के लिए आपने क्या किया? देखिए, प्राकृतिक आपदा थी और हर एक जनमानस भयभीत तो था, क्योंकि एक ऐसी चीज थी जिसके बारे में किसी को मालूम नहीं था। किसी को मालूम नहीं था कि अगले पल क्या होने वाला है। रोज सुबह हम ऐसी खबरें सुनते थे कि कम से कम 8 से 10 जाने पहचाने लोग, अपने परिचित, अपने परिवार के लोग कहीं ना कहीं इस बीमारी से ग्रस्त हो रहे हैं, और किसी किसी का इंतकाल भी हो रहा था। तो भयभीत करने वाली स्थिति तो थी जी। पर मैं मानती हूँ भगवान अगर दुख देते हैं तो उसी के साथ संबल भी देते हैं जी। जैसे ही कोविड का समय शुरू हुआ था, मध्य प्रदेश में हमारी सरकार भी बदली थी, शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बनकर आए, और सबसे बड़ा हमारे लिए अगर संबल का क्षण था तो वो वही था कि वो आए, किसी चीज की कमी नहीं हुई। बहुत बार हमने देखा कि 2 घंटे का ऑक्सीजन बचा था हमारे हॉस्पिटल्स में। देवास में एक ऐसी टाइम आया था कि 2 घंटे का ऑक्सीजन बचा था, और कलेक्टर और मैं इतने परेशान हो रहे थे, और सीएम साहब रात तक फोन पे खुद मॉनिटर कर रहे थे कि वो ट्रक ऑक्सीजन के सिलेंडर्स लेके कौन से टोल टैक्स पे खड़ा हुआ है। तो वो ऑर्डर्स जाते थे ताकि वो टोल पे रुके नहीं, टाइम वेस्ट नहीं हो, वो क्लियर वहां से होते हुए वो खुद मॉनिटर कर रहे थे ट्रक्स को ऑक्सीजन के। तो इस तरह का जो सेवा है वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, वो खुद कोविड से ग्रस्त हो गए थे और उसके बावजूद हॉस्पिटल में बैठ के वो इन चीजों को मॉनिटर करते थे। तो ऐसा मुख्यमंत्री मिला, इसलिए हम इस प्रदेश में इस आपदा से बाहर निकले। नहीं तो बोला जाता है कि एक महामारी आती है तो उसमें से निकलने को 10 वर्ष लगते हैं। अभी तक का इतिहास ये बताता है। इस महामारी से हम 2 वर्ष से कम के समय में निकल आए बाहर। दर्शकों को बता दें कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां बोला जाता है कि जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो अफसरशाही जो है सर चढ़ करके बोलती है। पर अपने दर्शकों को हम बता दें कि देवास एक ऐसी नगरी है जहां अफसरशाही हावी नहीं होती, क्योंकि यहाँ जो है बहुत तकनीकी रूप से काम होता है और जनता के हित में काम होता है। कारण ये है कि यहाँ कोई नेता नहीं चुना जाता, बल्कि यहाँ माँ चुनी जाती हैं, बहन चुनी जाती हैं। ऐसा यहाँ की जनता का मानना है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। गायत्री जी, इस स्टैंड पे आप रहेंगे और आप दबंगता से आगे बढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आती है। रास्ते बनाए नहीं जाते हैं, जैसे रास्ते होते हैं उस पे चलना आना पड़ता है, और जैसा समय आता है उस पे हम आगे बढ़ते हैं। और देवास की जनता को दिक्कत ना हो, प्राथमिकता वो रहती है मेरी। एक अंतिम प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे और इसी के साथ अपने प्रोग्राम को हम विराम देंगे कि यहाँ बताया जाता है कि विधायक और सांसद के बीच में कुछ बहुत अच्छा नहीं चलता, सामंजस्य नहीं होता है, ऐसा विपक्ष का आरोप है। ऐसी सुर्खियां होती हैं केवल। आप कितना हद तक इस बात से सहमत हैं कि वास्तव में किसी प्रकार का टकराव है भी, या ये केवल एक प्रकार की अफवाह है?
देखिए, टकराव होने के लिए एक रास्ते पे चलना पड़ता है। उनका काम अलग है, सांसद जी का, मेरा काम अलग है। वो सम्मानीय सांसद हैं, कोई भी मेरी तरफ से सम्मान में कमी नहीं होती है, उनकी तरफ से कोई कमी नहीं होती है। टकराव का मेरे को नहीं लगता है कि कोई ऐसा पॉइंट आता है जहां पब्लिकली हमारा कोई टकराव हुआ हो या लोगों ने देखा हो। बिना देखे, बिना ऐसा कुछ करे लोग अगर बोलते हैं तो वो उनकी बात है। चलिए, तो चुनाव गायत्री राजे पंवार के लिए किसी प्रकार की कोई चुनौती नहीं है, ऐसा उनका मानना है कि चुनाव में कितने अंतर से चुनाव जीतना है, केवल यही चुनाव का मुख्य ध्येय है। और एक समृद्ध देवास, एक आदर्श देवास की रचना करना चाहती हैं गायत्री राजे पंवार। एक मजबूत इरादे के साथ और एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ राजनीति में सतत आगे बढ़ रही हैं। एक नए चेहरे के साथ, नए व्यक्तित्व के साथ, नई ऊर्जा के साथ फिर होंगे हाजिर। मुझे दे दीजिए इजाजत और बने रहिए रेड 9 टीवी के साथ।